चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो किसी ने कहा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठोको लाइक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 6 पर, एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 6 पर, जहाँ पे आज हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम एचसीएफ के रिलेटिव क्वेश्चंस, जो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों से मिला करके क्वेश्चंस पूछते हैं। और उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो हर एक अच्छा टीचर्स मैथ का बताता है आपको कि आप जो है मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि मैथ्स के अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना तो आप ट्रिक्स बनाना सीख जाते हैं। और अगर आप ट्रिक्स के भरोसे रहते हैं तो आप फेल होने के चांसेस, आपके पास होने के चांसेस 50-50 में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप 100% ही पास होते हैं। और मैथ के कॉन्सेप्ट सीखना आसान इसलिए है क्योंकि मैथ के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये नेचुरली होते हैं। जैसे प्रकृति काम करती है बस वैसे यहाँ पर मैथ्स के जो है हमारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। जैसे मान लो प्रकृति का एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताते हैं कि ये कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ पे एक पानी का ढाल है, पानी जा रहा है, बताओ ये पानी, किसी भी बच्चे से हम पूछ लें कि ये पानी कैसे बहेगा तो वो बता देगा कि ऊपर का पानी हमेशा क्या बहेगा, नीचे की तरफ बहेगा। ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं अब एक बार हमने पढ़ लिया तो कहीं पर भी किसी सिचुएशन में भी कैसी भी परिस्थितियों में आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे कि यदि पानी को ऊपर से डाला जाएगा, किसी भी ऊंचाई जगह से डाला जाएगा तो वो नीचे की तरफ ही बहेगा। ये कॉन्सेप्ट है। और सेम इसी तरीके से मैथ के भी कॉन्सेप्ट होते हैं। मैथ के कॉन्सेप्ट यदि आपने सीख लिया तो देखिए मैथ के कॉन्सेप्ट और ट्रिक में डिफरेंस बताते हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक में डिफरेंस, अच्छा ऐसे बताते हैं मैथ के कॉन्सेप्ट ट्रिक में डिफरेंस कितना है। अगर आप ट्रिक सीखते हैं, मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के लिए आप क्या सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, तो ट्रिक एक क्वेश्चन के लिए सीखी ना आपने। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा, भले वो एलसीएम एचसीएफ के ही क्वेश्चंस में सीखा है आपने, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा तो ये पूरी मैथ्स में काम आएगा। इसीलिए हमने कहा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप हर एक सवालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक्स आप केवल एक सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्सेप्ट हमने कहा कई सवालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल कहो तो आपको देता हूं मैं। देखिए ये एक लड़का है हमारे पास, ये एक स्मार्ट लड़का, ये तेरे नाम बाल, तेरे नाम की तरह बाल उसके, तेरे नाम की तरह, ये देखिए स्टाइल, फिल्मी स्टाइल। और ये एक लड़की सुंदर सी, ये एक सुंदर सी बालिका, ये देखिए बालिका के हेयर स्टाइल। ये कान और ये कानों में झुमका, ये देखिए लड़की, ये एक लड़का और ये एक उसके सामने स्मार्ट लड़की, मतलब ये बालक ये बालिका। इस बालक ने क्या किया, इस लड़की को एक गुलाब का फूल दिया। क्या दिया, गुलाब का फूल दिया। क्या के लिए दिया होगा समझ चुके होगे। इस लड़के ने इस लड़की को गुलाब का फूल दिया, क्या के लिए दिया समझ चुके होगे। लड़की ने गुलाब तो लिया नहीं, ऊपर से समझ गए ना, ऊपर से इनके जड़ दिया एक कंटाप, कंटाप जड़ दिया भैया मेरे। अब ये देखो कि एक कंटाप जड़ने के बाद इनकी सिचुएशन क्या रही होगी। ये हो गए फेल, ये क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन अगर यही एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किए होता, अब बोलिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यही कॉन्सेप्ट को फॉलो किए होता, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगता है एक लड़के के लिए नहीं बता रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं हर एक लड़के के लिए बता रहे हैं। देखो ये एक लड़के के लिए चल सकता है कि गुलाब दिया, पसंद कर लिया, उसने प्रपोज हो गई, वो मान गई, लेकिन हर एक लड़के के ऊपर लागू ये जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक लड़की के ऊपर लागू होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, लड़की की पसंद पता करो, लड़की की पसंद पता करो, फिर उसको प्रपोज करो, लड़की कभी मना नहीं कर पाएगी। यार ऐसे क्या देख रहे हो, ये सब हमने टीवी से सीखा है, टीवी और व्हाट्सएप से सीखा है भैया मेरे। अरे तुम लोग को बताने बेकार है कुछ भी, तुम लोग जो है चलो अच्छा बात करते हैं आगे की। तो हमने कहा कॉन्सेप्ट क्यों सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट सीखना क्यों जरूरी है, ये बात आप समझ चुके होंगे कि कॉन्सेप्ट आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ट्रिक्स जो होती है आप केवल एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वो ट्रिक्स वहाँ काम कर जाए, हो सकता है ट्रिक्स आपकी काम ना करे, आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट को पता कर लीजिए और आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बताया है।
एक कॉन्सेप्ट बता करके आप कई सारी लड़कियों को मार चपेट सूद दिए जाओगे तुम। चलो ध्यान दो। तो बात करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में आज। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन क्या है, और इसके क्वेश्चंस कितने टाइप के होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस में पढ़ना होगा ये सीखेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन देखिए। माना पहली संख्या हमारे पास, माना दो संख्याएं हैं। पहली संख्या हमारे पास ए है, पहली संख्या हमारे पास ए है, दूसरी संख्या हमारे पास बी है। इनका जो एचसीएफ है वो एच है, और जो एलसीएम है वो एल है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या ए से रिप्रेजेंट हो रही, दूसरी संख्या बी से रिप्रेजेंट हो रही है, और इनका एचसीएफ एच से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एलसीएम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? एल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है जिसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको दूसरी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू एच इंटू एल। ये एक रिलेशन बन चुका है किसके बीच? एलसीएम एंड एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच। कहते हैं पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरे शब्दों में दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम चाहेंगे कि इसको लिख लीजिए। और ये कॉन्सेप्ट केवल एक ही जगह काम नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट कई जगह काम करते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को ही हमें याद रखना होता है, उन कॉन्सेप्ट को ही हमें सीखना होता है बस केवल। तो यहाँ पर हमने एलसीएम एंड एचसीएफ में रिलेशन बताया। पहली संख्या को ए मान लिया, दूसरी संख्या को बी मान लिया। एचसीएफ आ गया, एचसीएफ को एच से रिप्रेजेंट किया है, एलसीएम को एल से रिप्रेजेंट किया है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू एच इंटू एल से। बात क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन। कि रिलेशन क्या होता है? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है? इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो इसके अतिरिक्त हैं उन क्वेश्चंस को भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट से आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इनका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे दोनों के। चलिए देखिए, तो लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा क्वेश्चंस में एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेटिव क्वेश्चंस है, तो रिलेटिव क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेटिव रूल्स फॉलो ही करेगा। तो यहाँ पर गुणनफल दिया गया है जिसे हम लोग ए क्रॉस बी या फिर ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ए बी इक्वल टू 1500, और एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ इक्वल टू दिया गया है 10। फाइंड आउट करना है एलसीएम क्या होगा। तो अभी हमने सिखाया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। क्लियर इतना? यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारे पास 1500 इक्वल टू एच सी एफ हो गया 10। एलसीएम फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट हमेशा ये कहता है कि यदि इक्वल के इस तरफ दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, किसी एक संख्या को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हमेशा डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू 1500 बटे 10। 10 से इसको डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई? 150। यही हमारे पास आंसर्स हो गया। अच्छा, ये देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जीरो से जीरो कट जाते हैं। एक मज़ेदार बात बताते हैं, हमारे ही समय पढ़ाते ही, हमारे टाइम के ही है, जब हम पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, और एक स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आया। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई ना? इसको नोट कर ले, तो हम इरेज करके इसे बताते हैं आगे। तो चलिए इसको पहले बताते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? पास 1500 है तथा एचसीएफ कितना है? 10 है। एलसीएम फाइंड आउट करना है। रिलेशन लगाया, ए क्रॉस बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम।
यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू दी गई डायरेक्टली 1500 लिखा, HCF का मान 10, LCM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो LCM इक्वल टू 1500/10 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 150। यहाँ वाली मेथड आते हैं, ये जो डिवाइड करने वाली बात है। हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया, तो वो जो उसको हम पढ़ा ही रहे थे, तो उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं, बोला सर हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, सिखा दीजिए थोड़ा सा। तो हम उसको डिवाइड करना ही सिखा रहे थे, छोटी चीज़ें, और चूँकि ये डिवाइड बहुत ज़्यादा मिलता है तो हमने उसको डायरेक्टली डिवाइड करना सिखाया कि डिवाइड करना सीख लो। तो हमने उसको बताया कि 1500 बटे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 100 लिखा है बटे में, तो ऊपर के 0 नीचे से 0 के डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऐसे काट देते हैं। वो हमने पूछा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो बोला यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कहा लगा पाओगे, बोला बिल्कुल लगा पाएंगे। तो हमने उसको एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा चलो ठीक है क्वेश्चन करके दिखाओ। हमने उसको क्वेश्चन दिया 50400/1000। उसने हमें आंसर दिया, देखिए बहुत आंसर, उसने बोला सर आंसर 54 आएगा। आंसर कितना आएगा? 54 आएगा। हम थोड़ा सा शॉक्ड में हो गए कि भाई 54 कैसे आएगा। हमने पूछा उससे 54 कैसे आए, तो बोला सर देखिए आपने बहुत आसान सी चीज़ बता दी, हमें सीख गए। हमने कहा आप बोलो क्या बेटा? बोला ये 0 से ये 0 गया। हमने कहा बिल्कुल। बोला ये 0 से ये 0 गया। हमने कहा हाँ। बोला देखो इस 0 से ये 0 गया, बचा कितना? 54 आंसर बचा। तो भाई ये नहीं होता है, ये गलत है। ये चीज़ हम फिर से आपको बताते हैं कि ये नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ से आपको केवल लास्ट के 0 ही कैंसिल होते हैं, नंबर्स के बीच में जो 0 मिलेंगे वो कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिए, उस बच्चे की तरह मत करिएगा। तो चलिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखो फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया। बोला क्या है, दो संख्याओं का HCF 13 है और LCM 455 है, 555 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस बार एक संख्या दी गई हमारे पास, HCF दिया गया है, HCF को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 13 दिया गया HCF। LCM को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि 455 दिया गया है। पहली संख्या को हमने A रिप्रेजेंट कर लिया, A इक्वल टू 91 दिया गया है। कौन सी संख्या पूछ रहा है? B इक्वल टू पूछ रहा है, B इक्वल टू क्या होगा? तो अभी मेथड सिखाया हमने कि A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? HCF इंटू में क्या होता है? LCM। तो A क्रॉस B यहाँ पे जाएगा 91 इंटू B इक्वल टू 13 इंटू 455। B की वैल्यू निकालनी तो B को यहीं पर रिप्रेजेंट रहेंगे, यहीं पर लिखा देंगे। ये जाएगा 13 गुणे 455 बटे में कितना जाएगा? 91। 13 7 91, 7 आ गया, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, बचा 3, 7 पना 35। तो अगली जो संख्या आ गई B इक्वल टू कितना आ गई? 67। यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर्स हो गया। तो अगली संख्या B इक्वल टू 67, यही हमारे पास आंसर्स हो गया। HCF 13 दिया गया, LCM 455 दिया गया, A का मान 91 दिया गया। दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। 91 गुणे B बराबर 13 गुणे 455। B की वैल्यू निकालनी, 13 गुणे 455 बटे 91, 13 7 91, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 6 42 और 7 पना 35, 7 पना 35 सॉरी 65 आंसर आएगा। 7 पना 35 65 आंसर आएगा। क्लियर नहीं? तो ये हो गया दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए आगे सीखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी में जो LCM HCF से रिलेटेड होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, जहाँ बोला गया दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल दिया गया है 24। इस बार लासा और मासा का गुणनफल दिया गया 24। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा इसके ऑप्शन दिए गए, हम उन ऑप्शन को लिख देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास, A ऑप्शन में है 8 और 6, B ऑप्शन में हमारे पास 8 और 10 और लगा हुआ ये, और 8 और 10। C ऑप्शन में दिया गया हमारे पास 20 और 24, 20 और 24, और D ऑप्शन में दिया गया है 6 और 4। इसको डाल लो, यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक है। ये और लिखा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन लिखा गया है दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल कितना दिया गया? 24। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम से पूछता हमसे। तो देखो हर एक ऑप्शन में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2। 6 8 का अंतर 2, 10 8 का अंतर 2, 4 2 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2। अभी हमने सिखाया कि अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो HCF इंटू LCM के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो HL के बराबर होगा।
और HL का मल्टीप्लाई कितना दिया गया 24। तो अगर इसका मल्टीप्लाई 24 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होना चाहिए 24। तो 8 छंग 48, क्या ये आंसर होगा? नहीं। 8 जम 80, क्या ये आंसर होगा? नहीं। 4 दूनी 8, क्या ये आंसर होगा? नहीं। 6 चौको 24, यही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 6 और 4। देखो संख्याओं का अंतर भी 2 है और इनका गुणनफल भी 24 आ रहा है हमारे पास। क्लियर बात है? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका एलसीएम 108 है तो एचसीएफ दिया गया। दो यहाँ पे क्या दिया गया? अनुपात दिया गया। हमने पहले दिन से फोकस करना सीखा है कि अनुपात यदि दिया गया है पास, अनुपात कितना दिया है? 3:4। और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ को हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया? एच। तो पहले दिन से सिखाया हमने कि एचसीएफ जो होता है, अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3h, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 4h। पहली संख्या बन गया हमारे पास 3h और दूसरी संख्या क्या बन गई? 4h, और इनका मल्टीप्लाई कितना दिया गया हमारे पास? एलसीएम दिया गया है 108, तो एचसीएफ में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? h से मल्टीप्लाई करेंगे। बन गई। पहले भी बताया था कि हमने जो अनुपात दिया जाता है वो अनुपात हमारे पास अभाज्य संख्याओं का होता है। अगर उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली संख्या मिल जाएगी, उसी एचसीएफ से मल्टीप्लाई तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए ये और ये क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 इंटू एच बराबर 108। इसको डिवाइड करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 9, 12 108। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इतनी भी बात समझिए ना कि कैसे करना है। अनुपात वाले क्वेश्चन से हम पहली संख्या बना लेंगे, उसी से दूसरी संख्या मिल जाएगी। इसका अगर हमें एलसीएम दिया गया तो उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ गया? 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ इस बार दिया गया हमें 4, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ इस बार डायरेक्टली 4 दिया गया, तो हमारे पास ए जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3 × 4, और जो बी बन जाएगा वो बन जाएगा 4 × 4, और एलसीएम एचसीएफ हमारे पास कितना दिया गया है? 4, और पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम, एल का मान पूछा जा रहा है। तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा 12 × 16 बराबर 4 × एलसीएम। 4 से इसको काट दो, 4 चौको 16, और इसके मल्टीप्लाई कर दो तो 12 36, 12 चौको 48। एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास? 48। यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी कि देखो हमने कहा अनुपात वाले क्वेश्चंस में केवल किसका पता होना जरूरी है? एचसीएफ का पता जरूरी है। अगर एचसीएफ पता है तो डायरेक्टली नंबर मिल जाएंगे, नहीं पता है तो एच मान करके नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन से रिलेशन पूछे, जिसकी वैल्यू पूछे रिलेशन लगा दो, उसकी वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? इतनी भी तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। अब एक विशेष क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग ऑप्शन से कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चंस लिखा गया है और इस क्वेश्चंस को हम तीसरी बार बताने जा रहे हैं। 2 बार हम कॉन्सेप्ट से बता चुके हैं, आज ये तीसरा देखिए। हमने कहा ना कि कॉन्सेप्ट आप ट्रिक कैसे काम कर लेते हैं। तो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे संख्याओं 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये संख्या 13 से डिविजिबल होनी चाहिए, और -2 करेंगे तो ये 310, यहाँ पे -2 करेंगे तो 960, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1560, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1584। तो कहा गया कि वो आंसर बताइए कि जो अब इनसे ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएं कोई भी एक संख्या, और ये 13 से कोई एक संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो, वही आंसर होगा ना हमारे पास। जो 10 ये पूरा 3, 5, 6, 8, 10, 12 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी वो आंसर होगा, या फिर यहाँ पर जो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी वही आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन नहीं करना है हमने कहा। तो देखिए ये 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्लियर बात? अब ये देखो ये 3 से, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आएगा, ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। क्लियर बात? अब बची 2 संख्याएं, एक संख्या ये बची और दूसरी संख्या ये बची। तो यहाँ पर ये भी 3 से विभाजित है, ये 10 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, सारी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पे। अब शायद 5 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। तो अब ये देखो कि इन्हीं 2 संख्याओं में 13 से कौन पूर्णतः विभाजित होगी। तो 13 से देखते हैं, तो 13 से इसको चेक करें हमने,
तो 13 एकम 13 बचा कितना 2, 13 दूनी 26, ये 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो ये आंसर से भी नहीं होगा। बचा फाइनली हमारे पास कितना 962, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो हो गया आसान। उतने बड़े कॉन्सेप्ट को हमने, जितने कॉन्सेप्ट को सीखा था उस कॉन्सेप्ट की मदद से हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, डिविजिबिलिटी के रूल सीखे हैं, उन डिविजिबिलिटी के रूल से हमने इस क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया, कितना आसान कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी ना। तो हमने कहा इसी के क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे संख्याओं 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 आता है परंतु 7 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है। तो हमने कहा अगर इनसे भाग देंगे तो 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 घटा लिया हमने 120, 1 घटा लिया तो 300, 1 घटा लिया तो आ गया 402, 1 घटा लिया तो उत्तर आया 201। देखिए ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या भी 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर अभी। अगली संख्या वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी दोनों डिविजिबल हैं, 4 से भी दोनों डिविजिबल हैं, 5 से भी दोनों डिविजिबल हो गई, 6 से भी डिविजिबल हो गई। अब कह रहा है कि वह संख्या बतानी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इन दोनों में से एक संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 एकम 7 बचा 5, 5 एक 51 नहीं डिवाइड होगी, 7 चौक 28 बचा 2 और 7 तिका 21। यही आंसर हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। तो ये भी गलत हो गया, आंसर कितना सही आ गया हमारे पास 301। तो 2 डिविजिबिलिटी के रूल लगाने थे, घटाने पर ये रूल्स फॉलो कर जाएं और डायरेक्टली पर यहाँ पर भी डायरेक्टली आप चेक कर लेते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, ये स्टेप भी आपको नहीं करना पड़ता। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है और आज से हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिसको भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर दे कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो रही है या इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिपीट कर दिया जाए तो मैं उन क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। और जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को हम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी जाकर के हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट दे दें ताकि हम उस चैप्टर्स को उनको जो है उन तक पहुंचा सकें। क्लियर। धन्यवाद।